हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आपकी क्लास 12th स्टार्ट हो चुका है। आप 11th से 12th में आ चुके हैं और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एकेडमिक ईयर होने वाला है 11 to 12th में। ठीक है, आपको इसको डे 1 से एक अच्छी प्लानिंग और हार्ड वर्क के साथ इसमें इन्वॉल्व होना है और एक बेस्ट रिजल्ट लेकर यहाँ से निकलना है। बेस्ट रिजल्ट, नॉट गुड, नॉट बेटर, ओनली बेस्ट रिजल्ट। एंड इफ यू वांट टू फाइंड योर बेस्ट रिजल्ट, तो आपको अपना बेस्ट देना होगा। अपना बेस्ट देना होगा। यू ऑल नो दैट कि अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट बेस्ट हो तो अपना बेस्ट आपको देना होगा। और यहाँ जो अपना बेस्ट देना है वो जाता है कि आपने कितनी मेहनत के साथ, कितने कॉन्टिन्यूअस आपने कितनी अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की, अपने सब्जेक्ट को पढ़ा है और एग्ज़ाम की तैयारी करी है। मीन्स आपकी स्टडी कैसी है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, आप काम चलने भर का पढ़ सकते हैं कि पास तो हो जाएंगे, इतने मार्क्स तो आ जाएंगे। एक, आपको हीरो बन के निकलना है 12th से, हीरो बन के, ना कि ज़ीरो बन के। इफ़ यू वांट टू बिकम हीरो इन योर क्लास, इन योर स्कूल, इन योर सोसाइटी, तो फॉर दैट यू मस्ट डू हार्ड वर्क, क्योंकि हीरो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th और इसमें हम एक प्लानिंग के थ्रू चलेंगे। हम लोग चैप्टर्स के सभी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हुए, चैप्टर जो भी होगा उसको पहले हम उसके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल से समझेंगे और भी जो चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस के प्रोसेस में ड्यूरिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन मैं एग्जाम्पल्स कहीं से भी ले सकता हूँ, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉन्सेप्ट I will solve NCERT completely, and then other questions like as PYQs या IITs में आए हुए, JEE में आए हुए क्वेश्चंस, इन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो एक जो भी चैप्टर हम फिनिश करेंगे उसका टोटल सॉल्यूशन आपके पास होगा। टोटल सॉल्यूशन, यानी कि इतना बस बोर्ड में आ जाएगा तो उसके भर का है, या यूटीज़ के भर का है। जो भी हम करेंगे वो अप टू जेई करेंगे, अप टू जेई। यहाँ तक हम उसको कवर कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट से भी और न्यूमेरिकल से भी। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब इसके लिए हमें हर एक चैप्टर के कई सारे लेक्चर्स बनाने होंगे और आपको कई सारे लेक्चर्स देखने होंगे, क्योंकि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, फिर एनसीईआरटी करेंगे, फिर उसी के बाद ये पीवाईक्यू को दिसंबर के लिए नहीं रखना है। इसी के साथ एनसीईआरटी कंप्लीट हुई, हम पीवाईक्यू करेंगे और फिर उस चैप्टर से जेई के जो भी क्वेश्चंस मेंस और एडवांस में आए हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एक्सपोनेंट क्लासेस। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसको कर लें। अगर आपने किया हुआ है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे उनको भी प्रॉफिट हो। और इस बार हम लोग ज़बरदस्त करने वाले हैं, एकदम अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज मैट्रिसेस। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैट्रिसेस फॉर यू एंड दिस विल वर्क अप टू जेई। यहाँ तक ये काम करेगा बच्चों। ठीक है, देखिए द फर्स्ट थिंग इज दैट कि डेफिनेशन क्या है हम लोग समझेंगे लॉजिकली, और कॉन्सेप्ट को अच्छा करना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट के बिना देखिए इस बार का पेपर जाके आप देख लीजिए 2023 का, जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग थे उन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने बढ़िया किया है एकदम। जिनके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं थे उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, और वो कहते फिर रहे हैं कि पेपर टफ था। पेपर बिल्कुल टफ नहीं था। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था उसने आराम से हैंडल किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये डेफिनेशन है, हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के डेफिनेशन की। तो समझिए आप कि ये एक अरेंजमेंट होता है mn एलिमेंट का। इट इज़ एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है बच्चों। हम वो एग्जाम्पल से भी समझेंगे। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या उसको अरे भी कहते हैं, अरे या अरेंजमेंट कहते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर अरे या अरेंजमेंट है कुछ एलिमेंटों का, ऑफ
कुछ एलिमेंटों का जो आपको गिवन होंगे ऑफ mn एलिमेंट, अभी मैं इस पर बात करूंगा कि कैसे इसको समझा जाए ऑफ mn एलिमेंट। इस बात को भी देखना है कि ये जो mn एलिमेंट है ये दो नंबरों का प्रोडक्ट लिखा है, m और n का प्रोडक्ट है। ये mn दोनों रियल हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो सिर्फ रियल हो या वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स हो, मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, इस तरीके से इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तो दो ही तरीके की अरेंजमेंट होंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। m हॉरिजॉन्टल लाइन, m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड, और जो दूसरी वैल्यू है वो n वर्टिकल लाइंस, n वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो दो तरीके से अरेंज करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज करेंगे लाइन के फॉर्म में और एक वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करेंगे। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइनें बनेगी वो ये बताएगा जो फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर होगा m या फर्स्ट डिजिट आप कह लीजिए, और कितनी वर्टिकल लाइंस बनेगी वो ये बताएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस हैं, these horizontal and vertical lines called, these horizontal, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड, इन्हीं को तो हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं, लाइंस कॉल्ड रो एंड कॉलम्स। इनको ही हम लोग रो और कॉलम के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस ऑफ रो एंड कॉलम। ये जो पूरा अरेंजमेंट आपने देखा इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो m और n, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है और जितनी वर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ ऑर्डर m बाई n। तो ये भी एक बात क्लियर हो गई कि उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? m बाई n होगा। m horizontal lines and n vertical lines, these horizontal and vertical lines are called row and column। और इन्हीं को हम लोग बोलेंगे कि इसका ऑर्डर m है, m बाई n है। ठीक है, सच अरेंजमेंट या मैट्रिसेस जो भी कहिए, सच अरेज, ये इस तरीके की जो अरे आपने डिजाइन करी है, इज इनक्लोज्ड, उसको हम रखते किस में है? इज इनक्लोज्ड बाई, या तो वो ऐसे होगा, इसके अंदर लिखा होगा, या वो इसके अंदर लिखा होगा, या कई बार वो इसके अंदर लिखा होगा। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए, अगर हमको मैट्रिक्स को दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास mn एलिमेंट है एंड आई वांट टू अरेंज इट, तो पहले मैं उसको कैपिटल ए से लिखूंगा। हम लोग ये नोटेशन यूज़ करेंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पर A11, मैंने यहाँ पर लिख दिया A12, मैंने यहाँ पर लिख दिया A13। इस तरीके से आप देखिए एक इसमें चेंज हो रहा है सेकंड, 1 2 3, तो मैं बोल दिया कि ये 1n हो गया। इसी तरीके से मैंने कहा 2 1, मैंने 2 2 कहा, मैंने 2 3 कहा, और यहाँ पर 2n हो गया। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर ये चेंज हो रहा है फर्स्ट, तो ये हो सकता है चेंज होके m हो गया हो, ये 1 ही रहेगा। ये चेंज होके बच्चों m हो गया, ये 2 ही रहेगा। इसी तरह ये चेंज होके m हो गया, ये 3 ही रहेगा। इसी तरह बच्चा लोग ये चेंज होके m और n हो गया। ये देखिए mn एलिमेंटों का अरेंजमेंट हो गया। आप देखिए मैंने कहा था कि जो m होंगी वो हॉरिजॉन्टल होंगी। देखिए 1 2 m, ऐसे m तक हॉरिजॉन्टल, और जो n होंगी वो वर्टिकल होंगी। देखिए 1 2 3 और n। तो ये एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिखेंगे। इतनी बड़ी नहीं होगी, अभी हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें। अब अगर आपसे कोई पूछता कि इसमें कितने रो हैं, तो इसमें m रोज़ हैं, और कितने कॉलम हैं, तो उसमें n कॉलम है। तो ये जो m रोज़ और n कॉलम है, ये इस मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स का क्या है बच्चा लोग? ऑर्डर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए मैट्रिक्स को इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग इसको कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है,
सपोज कि आपको ये एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AIJ, और इसके ऑर्डर को हमको बता दिया जाएगा कितने हैं। जहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो I है, I डिनोट नंबर ऑफ, देख लीजिए नंबर ऑफ रो, I जो है ये जो फर्स्ट है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रो, और ये जो J है बच्चों वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। तो इसको देखकर हम एक बात और भी समझ सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का वो उसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। अगर इसके पोजीशन की बात करें तो इसकी पोजीशन सेकंड रो और थर्ड कॉलम की है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैट्रिक्स का जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो ऐसे होता है। जो मैट्रिक्स का कॉम्पैक्ट फॉर्म है उसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा, उसमें से 2-3 चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि कोई मैट्रिक्स उन्होंने लिख दी और आपसे कहा कि A21 बताइए, तो आपको पता है कि आप क्या ढूंढेंगे। आप ढूंढेंगे कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का कौन सा मैट्रिक्स एलिमेंट है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का कौन सा एलिमेंट है वो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ A, मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया A और यहाँ पर लिख दिया मैं 1 2 3, कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, 0 -1 और मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया। अब आपसे मैं 2 बातें पूछूंगा। अगर मैं आपसे कहता कि इसमें कितने रो हैं, हाउ मैनी रो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, आपका आंसर आएगा एक, देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, R1 R2 कह लीजिए। तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको M कहते हैं और उसको पहले लिखते हैं MN में या M/N में, कभी कभी इसको M×N भी कहते हैं कभी कभी। तो ये हो गई 2। और मैं पूछता आपसे कि इसमें कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, ये देखिए ये वर्टिकल लाइंस हैं, तो 1 2 और 3, तो इसमें 3 वर्टिकल लाइंस हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख देना है 3। अब देखिए इस मैट्रिक्स का अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स A का, तो आप कहोगे 2×3। इसी ऑर्डर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है नंबर ऑफ एलिमेंट। हमारी मैट्रिक्स जो है उसमें एलिमेंट कितने होंगे वो इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने पर होता है। जैसे यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसमें mn एलिमेंट हैं, लेकिन इस मैट्रिक्स में 2 3 जा 6, ओनली 6 एलिमेंट हैं, बस ज़्यादा नहीं है। 2 3 जा 6, ओनली 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इससे पता चल गया। अगर आपको ऑर्डर जानना है तो नंबर ऑफ रो कॉलम देखना है, ऑर्डर आपको मिल गया। अब यहीं पर एक और छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ। सपोज मैं कह रहा हूँ आपसे कि इस मैट्रिक्स का आप बताइए एलिमेंट 2 2, तो जो ये मैंने लिखा 2 2 एलिमेंट, इसका मतलब कि सेकंड रो मैं लिख देता हूँ क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है आपका। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम में कौन है। अब आप देखिए सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो ये वाला एलिमेंट हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है। इसी तरह आपको कोई भी एलिमेंट लिखना हो, सपोज यू वांट टू राइट A11, तो बच्चों अगर आप A11 लिखना चाह रहे हो तो वो भी सिंपल सा है ना कि ये उसकी वैल्यू 1। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात एकदम क्लियर समझ में आई होगी। तो ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन था और उसको किस तरह लिख सकते हैं और क्या है। आपको करना क्या है, आपको नोट्स साथ में बनाने चलता है, अपनी लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाते रहना है। मैं सारी बातें यहाँ मेंशन करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको अपने से नोट्स प्रिपेयर करना है। यहाँ पर देखकर वीडियो को पॉज करके आपको जो लगता है कि हाँ ये हमारे काम का है उसको आपको नोट्स फॉर्म करते रहना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हम कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि मैट्रिक्स क्या है, रो कॉलम क्या है, तो हम स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है कि रो मैट्रिक्स, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स बच्चों हैविंग ओनली 1 रो, हैविंग ओनली 1 रो, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो आता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स।
या उसी को यहाँ पर रहेगा वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं, वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस बात को दिमाग में रखिएगा, वेक्टर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या वेक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको एक मैट्रिक्स मिल गई A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। आप देखिए इसमें एक ही रो है, देखिए रो जो फर्स्ट ये जो सफिक्स है, ये जो हम ऐसे लिखते हैं AIJ, इसमें ये जो I है वो रो बताता है। तो देखिए चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और लास्ट में बीच में पता नहीं कितने एलिमेंट है, यहाँ पर भी 1 है। तो ये ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे देखिए मैंने कहा कि रो ये बना दी, तो ये आपकी रो मैट्रिक्स हो गई जो इस तरह चल रही हो, ऐसे लाइन के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्टेड हो, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप कई दे सकते हैं, जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अरेंजमेंट ही करना है, आपने 0 1 2 3 अप टू आपने कह दिया 9 तक एलिमेंट आपने ले लिया, तो ये रो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं हमें अभी उससे कोई मतलब नहीं है, हम बाद में उसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। वैसे ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी होगी तो वी विल कॉल इट रो मैट्रिक्स। द सेकंड वन इज दैट कॉलम मैट्रिक्स, एंड दैट इज सिमिलर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने रो डिफाइन करा है। अब मैट्रिक्स कोई भी एक मैट्रिक्स होगी बच्चों हैविंग, जिसमें ओनली 1 कॉलम आ रहा होगा, ओनली 1 कॉलम, तो उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप बड़ा सा एक ऐसे बना दीजिए, मतलब यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, आप बना लिया आपने A11 A12 डॉट 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 A1n, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, आपने कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लिया, आपको 1 2 3 4 पसंद है, आपने लिख लिया 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बाद में इन्हीं सब पर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर रखना है। कहीं पर कोई बट हो, डाउट हो, आप उसको पूछिए, अपना डाउट क्लियर करिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि सर कॉन्सेप्ट इज़ पावर, ये बात सबको पता है, कॉन्सेप्ट ही पावर है, ठीक है, वही ताकतवर है जो समझ के रखा है चीज़ों को। तो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मैट्रिक्स की जिसको जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा, ठीक है, दिस इज जीरो मैट्रिक्स। अब आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स हो जीरो मैट्रिक्स की विद ऑल एंट्रीज, पूरी की पूरी एंट्री उसमें ज़ीरो हो, ऐसे विद ऑल एंट्रीज ज़ीरो, ठीक है, ऑल एलिमेंट उसके एंट्रीज सारे ज़ीरो हों, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपसे कहा कि इसका ऑर्डर हम बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमें एक मैट्रिक्स बतानी है जो ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो उसके सभी एलिमेंट को ज़ीरो लिख दूंगा मैं। ऐसी कोई मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर जो याद रखना है, कई बार कैलकुलेशन में हमारे कई बार मैट्रिक्स में ऐसे ज़ीरो लिखा मिल जाता है, तो उस ज़ीरो को हम सिंपल ज़ीरो नहीं समझेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का अलजेब्रा आएगा, हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसको ज़ीरो मैट्रिक्स समझना, और वहाँ पर जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की आप इसको समझना, लिख लेना। जैसे ये देखिए, अगर इस मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो इसमें 3 रोज हैं, सिमिलरली 3 कॉलम्स भी हैं, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। सपोज आप कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में आपको जो मैट्रिक्स गिवन है वो 3 क्रॉस 3 की हैं, एक ज़ीरो भी कहीं आ रहा है, तो यू विल टेक दिस ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो इसका भी ऑर्डर आप वही करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलता है कि एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात हम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें होता क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कोई भी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n is said to be horizontal matrix
उसको हम कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इफ, ये बात ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, उस मैट्रिक्स में जो कॉलम आ रहे हैं वो रोज से ज़्यादा हों, मीन्स n शुड बी ग्रेटर देन m। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मैट्रिक्स आप ले लीजिए, आपने कह दिया इस मैट्रिक्स को A और यहाँ पर एलिमेंट आप ले रहे हैं 1 2 3 4, दिस इज 5 6 7 8। अगर आपसे मैं पूछता कि इसका ऑर्डर क्या है तो आप कहते कि मास्टर इसका ऑर्डर है 4x2। आप देख सकते हैं, सॉरी 2x4, 4 is column and it is greater than 2 which is row। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इनको बहुत अच्छे से नोट प्रिपेयर करना है और याद रखना है, रिवीजन करते रहना है आपको प्रॉपरली, विद इन 3 डेज आपको इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, सिमिलरली जैसे नाम वैसा गुण, वर्टिकल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कोई मैट्रिक्स है बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n इज सेड टू बी, उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है वर्टिकल मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, वर्टिकल मैट्रिक्स if number of rows is greater than number of columns, जो रोज हैं वो कॉलम्स से ज़्यादा हैं, दैट इज m शुड बी ग्रेटर देन n, क्योंकि यहाँ पर m रो है और n कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई वॉन्ट टू टेक वन मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, दिस इज 1 2 3 4 5 and 6. Here you can see that there are 3 rows, R1 R2 and R3, so this is 3 and columns only 2, 1 and 2। आप देख सकते हैं कि 3 is greater than 2 and you all know that कि 3 रो है और रो को m से ऑर्डर लिखते हैं उसको, और ये कॉलम है ये n से लिखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। अब बात करेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, इस पर ही तो पूरा खेल है, पूरा खेल इसी पर तो है बच्चों, आगे यही तो खेल है। अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, दैट इज m शुड बी इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स छोटा सा लिख देता हूँ, a इक्वल्स टू 1 2 3 4। यू कैन सी दैट देर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, ये जो एलिमेंट होते हैं, मतलब कभी भी जो हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं उसमें आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स, हाँ ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। यहाँ पर नोट में एक हम आपको और बात करेंगे कि ये जो पेयर होता है इस तरीके से, जैसे कि कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि AIJ लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर AJI लिखा हुआ है। ये जो पेयर है, इस तरीके का ये जो पेयर बनता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट। ये याद रखिएगा, हो सकता है कहीं यूज़ हो जाए, कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा भी नहीं है। अभी एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये ना समझिएगा कि मैट्रिक्स के बस इतने ही टाइप थे, अभी और हैं, लेकिन वो इसलिए अभी नहीं डिस्कस हो रहे हैं क्योंकि उनको समझने के लिए कुछ और चीज़ों को जानना ज़रूरी होगा। तो टाइप
अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी बाकी है, ठीक है। वो देखेंगे, जब आगे वो समझने लायक हो जाएंगे तब उसको समझेंगे। ये तो आपने सिंपल सी बात देखी। अब यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये मेंस एडवांस का टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। और उसको समझाने से पहले जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, कुछ और भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यहीं से समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, A11 है, A12 है, A13 है, A22 है, A23 है और A21 है ये, और A22 है और A23 है। मतलब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। A31, A32 और A33, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जो मैं लिखना चाह रहा हूँ, उसका ऑर्डर 3×3। यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये जो आप ये देखिए ऐसे, इसको देखिए, ये जो मैंने बनाया है इसको हम लोग डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डायगोनल कहते हैं। ये ट्रेस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जेई और एनडीए के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि डायगोनल किसे कहते हैं मैट्रिक्स का, और ठीक है, अभी और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बट क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि डायगोनल किसे कहते हैं। ट्रेस समझते हैं। ट्रेस का मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, सपोज कर लीजिए ए बी, एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, कोई भी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर लिख लीजिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, या उसको m क्रॉस n लिखिए, कई बार ऑफ ऑर्डर m भी लिख देंगे क्योंकि रो और कॉलम से। तो देन ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनका सम जो होता है उसको मैट्रिक्स का ट्रेस कहा जाता है, सभी एलिमेंटों का सम। दैट इज, अगर हम बात इसी मैट्रिक्स के ट्रेस की करें तो ट्रेस ऑफ ए विल इक्वल टू A11, A22, A33, डायगोनल पर यही पढ़ेंगे। अगर मेरे पास और भी कोई मैट्रिक्स होती तो वो आगे में बढ़ जाता। इन जनरल अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इन जनरल इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m, तो उसका ट्रेस जो निकलेगा बच्चों वो A11, A22, A33 प्लस डॉट 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 AMM तक जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेसन आई वैरी फ्रॉम 1 to M AII, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस में कराऊंगा, मेंस में क्वेश्चंस आए हुए, एडवांस में क्वेश्चंस आए हुए इस टॉपिक से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं AIJ, उसका ऑर्डर है बच्चों स्क्वायर ही होगा, n क्रॉस n है, और B एक मैट्रिक्स है BIJ और उसका ऑर्डर है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की है। सपोज कर लीजिए कि लेम्डा बी एनी स्केलर, नॉन ज़ीरो रखिएगा, एनी नॉन ज़ीरो स्केलर, लेम्डा कोई भी एक नॉन ज़ीरो स्केलर है। तो कुछ पॉइंटों को आपको देखना है, जैसे ट्रेस ऑफ लेम्डा ए, मतलब उस मैट्रिक्स को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेम्डा ट्रेस ए हो जाएगा। सेकंड यहीं पर आप देख लीजिए कि अगर आप a प्लस बी का करके फिर ट्रेस निकालते हैं
तो ये ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन है, इसी पर क्वेश्चन है। अगर कभी आप थर्ड पॉइंट देख लीजिए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हैं वो दोनों को प्रोडक्ट को, तो इसका ट्रेस बी ए के ट्रेस के इक्वल होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग, इस पर फोकस करना, ठीक है। कॉम्पिटिटिव आपका तैयार होता रहेगा इसी में बोर्ड के साथ साथ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, बस आपको इतना याद रखना है कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं बस उन्हीं को सम कर लेना है। डायगोनल किसे कहते हैं मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर एक और टाइप है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस किसे कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस किसे कहते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, अभी उसमें एक बात और मैं समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है छोटा सा A11, A12, A13 मैंने ये ले लिया, A21, A22 और A23 ये ले लिया, A31, A32 और A33 मैंने ये ले लिया, ठीक है। डायगोनल आपको पता है कि क्या है, ये डायगोनल है इसका, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को, ये जो है ये एक ट्रायंगल ऊपर देखिए, ये देखिए, एक ध्यान से देखिए इसको, एक ट्रायंगल यहां बन रहा होगा और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रायंगल यहां भी बन रहा है। ये जो बना हुआ है वो अपर ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल है और ये लोअर ट्रायंगल है। तो कोई भी मैट्रिक्स विद अ मैट्रिक्स, ठीक है, विद अपर डायगोनल, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज और लोअर डायगोनल एंट्रीज is 0 is called triangular matrix। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका कोई अपर डायगोनल या लोअर डायगोनल 0 हो, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ट्रायंगल, अगर इसके सभी एंट्रीज 0 हैं तो इसको, या इसके सभी एंट्रीज 0 हैं तो हम इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि ये सभी एलिमेंट 0, अपर ट्रायंगल के लिए ऊपर वाली सभी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग कहें कि ये Aij लिखा हुआ है, तो इफ Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i, सभी i के लिए, देखिए जो j से बड़े हैं, तो i j से बड़े कहाँ है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये वाला ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा लेकिन ये नहीं करेगा, इसमें सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। देखिए ये 2i है और ये 1j है, तो ये 0, ये 0, ये 0, तो ऐसी मैट्रिक्स को एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लोअर ट्रायंगल के लिए ये ट्रायंगल होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा, तो उसके लिए बच्चा लोग Aij शुड बी 0 फॉर i, फॉर एवरी i लेस देन j, फॉर एवरी i ग्रेटर देन j, ये लेस देन j। देखिए ये देखिए 1 है लेकिन j 2 है, ये 1 है लेकिन j 3 है, ये 2 है बट j 3 है, तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने मिनिमम जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, नोट में आप इसको लिख लीजिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n(n-1/2)। अगर आपको जानना है कि कितने जीरोज हो सकते हैं किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर n हो, फॉर एग्जांपल देखो इसकी ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3, तो इसमें जीरोज कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज आप कैलकुलेट कर लो यहीं से, देखिए बढ़िया फॉर्मूला है ये, इसको देख लो।
तो नंबर ऑफ अगर आपको ज़ीरोज़ जानना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा बच्चों n का मतलब 3 माइनस 1/2, इसका मतलब हो जाएगा कि सिर्फ 3। ऑर्डर 3 है तो उसमें 3 ही जीरोज हो सकते हैं, या तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल का सभी एलिमेंट जीरो होगा, या तो नीचे वाले ट्राइंगल का सभी एलिमेंट जीरो होगा। दोनों तो साथ में हो नहीं सकते, अगर दोनों साथ में हो गए तो उसको कुछ और कहने लगेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी डेफिनेशन बदल जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात हो गई। अब देखिए